नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा टी टेस्ट या फिर इसे स्मॉल सैंपल टेस्ट भी कहा जाता है। लास्ट क्लास में हमने देखा था जेड टेस्ट के बारे में और उसे लार्ज सैंपल टेस्ट कहा जाता है। जो स्मॉल सैंपल टेस्ट है वो उस कंडीशन में यूज किया जाता है जब सैंपल साइज 30 से कम हो, और लार्ज सैंपल टेस्ट उस कंडीशन में यूज किया जाता है, या जेड टेस्ट उस कंडीशन में यूज किया जाता है जब सैंपल साइज 30 से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर सैंपल साइज कम है, 30 से कम है, तो हम टी टेस्ट को यूज करेंगे। तो दोस्तों एक एक करके देखेंगे कि इसके क्या कुछ एप्लीकेशंस होते हैं। यहाँ पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग किया जाता है टी टेस्ट की मदद से, और इसके कुछ एक एप्लीकेशंस है। यहाँ हम 3 एप्लीकेशंस देखेंगे। जेड टेस्ट में हमने 2 एप्लीकेशंस देखे थे, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस को एक एक करके देखेंगे कि कौन सा फार्मूला यूज होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से टी टेस्ट को लगाया जाता है और किस प्रकार के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, किस प्रकार के कंडीशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं टी टेस्ट को यूज करते हुए। तो जो सबसे पहला यहाँ पर कंडीशन है वह है टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट मीन। तो यहाँ पर होता क्या है कि हमें कुछ सैंपल दिए गए होते हैं और उसके बेसिस पर हम मीन को निकालते हैं, और हमें यह देखना होता है कि ये जो सैंपल जो दिया गया है और उसका एक पार्टिकुलर मीन हमने कैलकुलेट किया गया है वह उस पार्टिकुलर पॉपुलेशन से है कि नहीं है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब इसके लिए जो फार्मूला यूज किया जाता है वह इस फार्मूले को हम यूज करते हैं t = x बार माइनस म्यू ज़ीरो डिवाइडेड बाई s। यहाँ पर s स्टैंडर्ड डेविएशन है और अंडर रूट n यहाँ पर सैंपल साइज है। यह फार्मूला बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि जेड टेस्ट में भी हमने यूज़ किया था। और यहाँ पर जो हाइपोथेसिस लिए जाते हैं जेड टेस्ट के ही तरीके से दोनों हाइपोथेसिस को हम लेंगे, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। यहाँ पर नल हाइपोथेसिस हम लेंगे म्यू = म्यू ज़ीरो। तो जो हमारा पॉपुलेशन मीन जो हमने एज्यूम किया है कि यह एक पार्टिकुलर पॉपुलेशन मीन है, उसे हम मानेंगे कि हाँ यही म्यू = म्यू ज़ीरो, यानी कि हम मान रहे हैं कि किसी पॉपुलेशन मीन 25 है, तो हम यह एज्यूम कर रहे हैं कि जो हम मान कर चल रहे हैं कि ये 25 का पॉपुलेशन मीन है, और उसके बेसिस पर हम यह चेक करने की कोशिश करते हैं कि यह जो सैंपल है और हमने उस सैंपल्स को यूज करके एक सैंपल मीन निकाला वह उस पॉपुलेशन से है कि नहीं है जिसका पॉपुलेशन मीन 25 के आसपास है। तो सबसे पहले हम हाइपोथेसिस में यह मानते हैं कि इस पॉपुलेशन का पॉपुलेशन मीन 25 ही है, और दूसरा जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा वह उसके अपोजिट होगा, जिसमें कि हम यह मानते हैं कि पॉपुलेशन मीन जो है वह इज नॉट इक्वल टू म्यू ज़ीरो, यानी कि यदि हम 25 मानकर चले हैं तो पॉपुलेशन मीन 25 के बराबर नहीं है। और यदि ये कंडीशन आता है तो यह समझ लीजिए कि जो हमारे पास 8-10 सैंपल है वह उस पॉपुलेशन से नहीं लिया गया है। उन दोनों सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन के बीच में डिफरेंस है। तो हम इस तरीके से हाइपोथेसिस लेकर चलते हैं, और हमने ऑलरेडी बता दिया है कि इस फार्मूला को यूज करेंगे। और यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए यदि वेरिएंस आपको नहीं दिया गया है तो जो ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं उसके बेसिस पर हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे, और यह जो फार्मूला है इसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के लिए यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर यह इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आखिर डिसीजन किस प्रकार से लेंगे। तो डिसीजन लेने के लिए यहाँ पर 2 वैल्यूज़ की आवश्यकता होती है। एक तो कैलकुलेटेड वैल्यू, टी का कैलकुलेटेड वैल्यू, और टी का टेबुलेटेड वैल्यू। कैलकुलेटेड वैल्यू तो इस फार्मूला को यूज करते हुए, ये जो फार्मूला है इसे यूज करते हुए हम कैलकुलेटेड टी वैल्यू को निकालेंगे, और जो टेबुलेटेड टी वैल्यू है वह टी टेबल में से टी टेबल के यूज से हम उसे कैलकुलेट करते हैं। टेबुलेटेड टी वैल्यू निकालने के लिए हम जनरली यह जो निकालते हैं वहाँ पर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट होता है। हम जनरली 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर जनरली काम करते हैं, और वहाँ पर
टी वैल्यू को हम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बेसिस पर निकालते हैं और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा यहाँ सैंपल साइज से निर्धारित होता है। तो यदि मान लें कि 10 सैंपल है तो जो n-1 हो जाएगा वह डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा n-1, यानी 10 सैंपल है तो 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा और 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर। तो आप जो टेबल दिए जाएंगे उसमें आप देखेंगे कि जो आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है उसमें 1% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है। तो आप 5% वाले में जाएंगे और 5% वाले में जाते जाते आप देखेंगे कि 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ 5% में वैल्यू क्या आ रहा है। तो वहाँ पर आप उस वैल्यू को लिख लेंगे, उस वैल्यू को ध्यान में रखेंगे। और जो आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया है इस फार्मूला से टेबुलेटेड टी वैल्यू, उन कैलकुलेटेड टी वैल्यू, तो उन दोनों के बीच में कंपैरिजन करके देखेंगे कि आखिर कौन ज़्यादा है कौन सा कम है। इसके बेसिस पर हमें डिसीजन लेना होता है। अब डिसीजन किस प्रकार से लेते हैं, तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने का मतलब है कि देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस, जो आपने सैंपल मीन लिया है वह पॉपुलेशन मीन के साथ सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, यानी कि यह जो पॉपुलेशन है उस पार्टिकुलर पॉपुलेशन से नहीं है जिसका आप पॉपुलेशन मीन कोई एक वैल्यू मान लो 25 मानकर चल रहे हो। तो दोनों में पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, रिजेक्ट हो जाएगा। किस कंडीशन में रिजेक्ट हो जाएगा, इफ़ कैलकुलेटेड वैल्यू इज ईदर ग्रेटर और इक्वल टू टेबल वैल्यू। आपने टेबुलेटेड वैल्यू कैलकुलेट किया और आप टेबुलेटेड वैल्यू आपने निकाल लिया टेबल से और आपने टी वैल्यू को कैलकुलेट किया है। यदि आपका टी वैल्यू इक्वल टू और ग्रेटर देन टेबुलेटेड वैल्यू होगा तो आप नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज के कंडीशन में नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा, यानी यदि जो कैलकुलेटेड टी वैल्यू है वह छोटा हो टेबुलेटेड टी वैल्यू से, तो उस कंडीशन में नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा, यानी कि जो सैंपल लिया गया है वो उसी पॉपुलेशन से लिया गया है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। तो इस प्रकार से हम डिसीजन लेते हैं। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जब मैं एग्जाम्पल को डिस्कस करूँगा तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर 10 क्रॉस ब्रीड काफ का जो है वो बर्थ वेट दिया गया है, वो 10 का 21, 22, 26 इस तरीके से 10 का बर्थ वेट दिया गया है। अब हमें यह निकालना है, यह देखना है कि क्या यह जो काफ है उस पॉपुलेशन से लिए गए हैं जिसका पॉपुलेशन मीन जो है वह 28 kg है और इसे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर चेक करना है। तो जैसा कि सबसे पहले हम इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले नल हाइपोथेसिस लिखेंगे और नल हाइपोथेसिस हमने यह मानकर चला है कि जो पॉपुलेशन मीन है वो 28 के बराबर है, जो कि एज्यूम हमने किया है 28 के बराबर, और हम इसे ही नल हाइपोथेसिस मान लें कि ठीक है हमारा जो म्यू है पॉपुलेशन मीन है वो 28 kg के बराबर है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस इसके ऑपोजिट हो जाएगा कि जो पॉपुलेशन मीन है वो 28 के बराबर इक्वल टू नहीं है 28 kg। अब हम इसे चेक करने की कोशिश करेंगे। चेक करने के लिए यह कैलकुलेटेड टी वैल्यू को हम निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो जो ऊपर फार्मूला दिया गया है उसी फार्मूले के बेसिस पर करेंगे और इसके लिए सबसे पहले हम मीन वैल्यू निकालेंगे। मीन की आवश्यकता होगी x बार, मीन वैल्यू को निकालेंगे हम और साथ ही साथ यहाँ पर s यानी स्टैंडर्ड डेविएशन इसे भी कैलकुलेट करेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी यहाँ पर फार्मूला दिया गया है, ऊपर भी इस फार्मूले को यहाँ पर लिखा गया है। इस फार्मूले को यूज करते हुए यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे और मीन वैल्यू तो सिंपली एवरेज निकाल लेंगे। और जब यह मीन वैल्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा निकल जाएगा, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वह निकाल लिया गया है, यह 3.26 आ रहा है। तो इसे इन सभी वैल्यूज़ को और जो सैंपल मीन है वह भी यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया गया है, वो 24 आ रहा है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को यूज करते हुए हमने टी वैल्यू को कैलकुलेट किया और टी वैल्यू 3.87 kg आया। तो अब ये टी वैल्यू यहाँ पर 3.87 का टी वैल्यू आया और इसे अब हम कंपेयर करेंगे कि जो टेबुलेटेड टी वैल्यू है उससे यह कितना डिफर करता है। तो देखेंगे कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और साथ में 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जो टी वैल्यू आ रहा है वह
0.26 आ रहा है, और जो दिया गया टी वैल्यू है वह 3.87 है, जो कि हमने कैलकुलेट किया है। तो इस प्रकार से देखेंगे कि कैलकुलेटेड टी वैल्यू जो है वह ज़्यादा है टेबुलेटेड टी वैल्यू से। तो इस वजह से जो नल हाइपोथेसिस होगा वह रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट होने का मतलब है कि यह जो सैंपल मीन है वह पॉपुलेशन मीन से डिफर कर रहा है, यानी कि जो पॉपुलेशन हम एज्यूम कर रहे थे वहाँ से यह नहीं लिया गया है। अब हम टी टेस्ट के दूसरे एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे, टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन मीन। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जनरली रिसर्च में इसे यूज किया जाता है। यहाँ पर किसी पॉपुलेशन से यदि दो सैंपल लिए गए हैं, मान लें कि एक x1 x2 से लेकर xn1 तक है और दूसरा y1 y2 से लेकर yn2 तक है, यानी n1 सैंपल साइज पहले केस में और दूसरे केस में n2 सैंपल साइज है, तो हमें यह देखना होता है कि हम उन दोनों को यदि अलग अलग तरीके का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उन सैंपल्स में जो इंडिविजुअल्स है, जो एनिमल है, उसे अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो क्या वह ट्रीटमेंट सिमिलर है या डिफरेंस है, इसे चेक करने में यूज किया जाता है। मान लें कि कोई राशन खाने का दो अलग अलग राशन दे रहे हैं, या फिर दो अलग अलग तरीके के साल्ट या ड्रग को या मेडिसिन को यूज़ कर रहे हैं, और उसमें देखते हैं कि जो सुधार हो रहा है या ग्रोथ हो रहा है वह सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हो रहा है या सेम तरीके का ग्रोथ हो रहा है, या इलाज जो हो रहा है वो ट्रीटमेंट जो हम दे रहे हैं उसके वजह से जो रिस्पॉन्स आ रहा है, किसी बीमारी में जो कमी आ रही है वो सिमिलर तरीके का आ रहा है या अलग अलग तरीके का आ रहा है। इसे चेक करने के लिए जनरली इस प्रोसीजर को यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो नल हाइपोथेसिस होगा वह यह होगा कि μ1 इक्वल टू μ2, दोनों सिमिलर तरीके के ट्रीटमेंट है। पहला तो यह नल हाइपोथेसिस, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा μ1 नॉट इक्वल टू μ2, दोनों जो ट्रीटमेंट है वह बिल्कुल अलग अलग तरीके के हैं, दोनों मीन बिल्कुल अलग अलग है। इसके लिए जो हम टी वैल्यू निकालेंगे उसके लिए इस फार्मूला को हम यूज करते हैं, x बार माइनस वाई बार। ये पहले सैंपल का मीन है, दूसरे सैंपल का मीन है, और ये जो एस स्क्वायर है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है, और n1 n2 जो यहाँ पर है वह दोनों में सैंपल साइज है। साथ ही साथ यहाँ पर फार्मूला दिया गया है वेरिएंस निकालने के लिए, वेरिएंस एस स्क्वायर वेरिएंस है, और एस स्क्वायर के बाद आप उसे अंडर रूट करके आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। और जो डिसीजन लेना होता है सिमिलरली पहले की तरीके से आपने कैलकुलेटेड वैल्यू आपके पास है और टेबुलेटेड वैल्यू आप टेबल से देख लेंगे, और उन दोनों को कंपेयर करेंगे। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर हम करते हैं, और जो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर होगा वह होगा n1 प्लस n2 माइनस 2। तो ध्यान देने वाली बात है कि फर्स्ट सैंपल कितना है, सेकंड सैंपल कितना है, दोनों के सैंपल साइज को जोड़ेंगे और 2 से माइनस कर देंगे, तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा उस डिग्री ऑफ फ्रीडम पर हम जनरली टी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखते हुए इसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से हम यूज करते हैं। यहाँ पर एग्जांपल में 8 पिग, पहला जो सैंपल है वो 8 पिग का है, और जो दूसरा सैंपल है वो 10 पिग का है। उसमें डाइट ए और डाइट बी, दो अलग अलग तरीके की डाइट दे रहे हैं। सैंपल ए में ए डाइट और सैंपल बी में बी डाइट दे रहे हैं, और इनकी सैंपल साइज भी अलग अलग है, 8 और 10 की। तो यह चेक करना है कि दोनों सिमिलर तरीके की डाइट है या अलग तरीके की डाइट है, ग्रोथ किस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पर ये भी ग्रोथ के बारे में भी जो इंक्रीज इन वेट है वो भी दिया गया है। तो इसे यूज करते हुए हम नल हाइपोथेसिस जो है वो हम, जो पहला हमारा नल हाइपोथेसिस है वो यह है कि नो डिफरेंस बिटवीन मीन, दोनों बिल्कुल बराबर तरह का गेन दे रहे हैं। और जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है उसमें यह कहा गया है μ1 इज़ नॉट इक्वल टू μ2, तो दोनों के जो मीन है अलग है, ग्रोथ अलग अलग तरीके के होंगे। ऑलरेडी यहाँ पर मैंने फार्मूला बता रखा है, टी के लिए ये फार्मूला को यूज़ करेंगे। इसके लिए हमने x बार y बार निकालना होगा, तो यहाँ पर x बार y बार निकाल लिया है, और साथ ही साथ स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के लिए उस फार्मूले के लिए इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। ये सारे चीज़ों को स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले पर रखते हुए जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आया 4.28 आया, और यहाँ पर x बार पहले सैंपल का मीन 12.5 और जो दूसरे सैंपल का मीन है वो 15 kg आ गया। अब उनको यहाँ पर इन सारे वैल्यूज़ को रखेंगे, जो कि ऑलरेडी मैंने यह फार्मूला डिस्कस कर रखा है। इस पे रखने के बाद जो टी वैल्यू है वो 1.23 आ रहा है। अब हम देखेंगे कि टेबुलेटेड वैल्यू में टी वैल्यू कितना आ रहा है। तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, n1 प्लस n2 माइनस 2।
तो 8 + 10 - 2 जो है वो 16 हो गया। तो 16 और 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर जो टी वैल्यू आ रहा है वो 2.12 है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो हमारा कैलकुलेटेड टी वैल्यू है वह टेबुलेटेड टी वैल्यू से कम है। तो इस कंडीशन में हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। और नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होने का मतलब है कि μ1 = μ2, यानी कि दोनों कंडीशन में जो ग्रोथ है वह सेम तरीके का हो रहा है। तो दोनों जो डाइट आपने दिया है वो बिल्कुल सेम तरीके का है। यह कह सकते हैं दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। अब देखेंगे जो टी टेस्ट का थर्ड यूज़ है, पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट, इसे देखेंगे। यह भी काफ़ी रोचक है। और यहाँ पर हम यह टेस्ट उस कंडीशन में यूज़ करते हैं जब सैंपल हमारे पेयर्ड होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हम सेम इंडिविजुअल पर कोई ट्रीटमेंट देने से पहले का ऑब्जर्वेशन लेते हैं और ट्रीटमेंट देने के बाद का ऑब्जर्वेशन लेते हैं। यह ट्रीटमेंट कोई राशन हो सकता है, कोई फीड हो सकता है, या फिर कोई दवा हो सकती है। तो इस प्रकार से दवा देने से पहले क्या कंडीशन था और दवा देने के बाद क्या कंडीशन था, उस हम देखने की कोशिश करते हैं कि सुधार जो डिफरेंस वह सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। तो देखते हैं इसे किस प्रकार से करते हैं। तो मान लें कि पेयर में हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं एक ही एनिमल के ऊपर, ये जो फर्स्ट एनिमल है यहाँ पर जो पेयर में इंफॉर्मेशन आ रहे हैं x1 और y1 आ रहे हैं, सेकंड इंडिविजुअल में x2 और y2 आ रहा है, और nth इंडिविजुअल में xn और yn। तो इस प्रकार से पेयर में आपके ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना होगा DI। तो DI जो होगा वह रिस्पेक्टिव इंडिविजुअल में x1 और उसके y वैल्यू के बीच में डिफरेंस होगा। और जो यहाँ पर नल हाइपोथेसिस माना जाता है वह यह माना जाता है कि μD = 0। कहने का मतलब है कि ओवरऑल कोई डिफरेंस है नहीं, 0 डिफरेंस है पहले और बाद के कंडीशन में। और यदि अल्टरनेट हाइपोथेसिस की बात की जाए तो वो है μD = 0, यानी कि दोनों सैंपल में, दोनों ऑब्जर्वेशंस में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो फार्मूला यूज करेंगे कैलकुलेट करने के लिए टी वैल्यू, वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। D है, और इस ब्रैकेट का मतलब है कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू को लेंगे। यहाँ पर मॉड है, या मॉड के अंदर D, इसका मतलब कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है डिफरेंसेस का, उसे हम यहाँ पर यूज करेंगे डिफरेंस, और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन √n। n यहाँ सैंपल साइज है और स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए भी फार्मूला दिया गया है। और जो हम डिसीजन लेंगे वह इस बेसिस पर लेंगे कि यदि कैलकुलेटेड टी, जो हमने टी वैल्यू को इस फार्मूले के हेल्प से कैलकुलेट किया है, वह ज़्यादा होगा मोर देन टेबुलेटेड वैल्यू एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1। इस कंडीशन में यदि कैलकुलेटेड टी वैल्यू ज़्यादा होगा टेबुलेटेड टी वैल्यू से, तो हम उस कंडीशन में नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा यदि कैलकुलेटेड टी वैल्यू, इस बेसिस पर जो टी वैल्यू को कैलकुलेट किया गया है वह टेबुलेटेड टी वैल्यू, टेबल से जो हमने टी वैल्यू निकाला है उससे यदि ज़्यादा होगा कैलकुलेटेड टी वैल्यू, तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट होने का मतलब है नल हाइपोथेसिस का, यानी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। पहले और बाद के कंडीशन में जो ड्रग दिया है वह ड्रग काफ़ी काम कर रहा है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो एक क्वेश्चन के जरिए इसे समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से यह यूज होता है। तो मान लें कि एक न्यू डाइट प्रोग्राम है, उसको देने के बाद देखा जा रहा है कि यह डाइट प्रोग्राम से इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वेट में किसी प्रकार का कितना इम्प्रूवमेंट हो पा रहा है, सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है या नहीं है। तो डाइट प्रोग्राम देने से पहले का जो वेट था वह ये ऊपर दिया गया है 60, 63, 57 और इसी प्रकार से। और आफ्टर डाइट प्रोग्राम जो है वह 56, 64, 54,
53 इस प्रकार से दिया गया है। तो अब यह चेक करने की कोशिश की जा रही है कि यह डाइट प्रोग्राम जो है वह सिग्निफिकेंट डिफरेंस लेकर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यह डाइट प्रोग्राम बॉडी वेट रिड्यूस करने के लिए भी हो सकता है कि जो हेल्दी काफ़ी वेट ज़्यादा मोटे इंडिविजुअल्स है उसमें यह वेट को कम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो जो यहाँ पर नल हाइपोथेसिस दिया गया है कि ये म्यू डी इज़ नॉट इज़ इक्वल टू जीरो, यानी कि किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं आ रहा है। और जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वह है म्यू डी इज़ मोर देन जीरो, यानी कि जो न्यू डाइट है वह इफ़ेक्टिव है। अब इसे हम फार्मूले के जरिए देखेंगे कि किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे टी वैल्यू को। तो ऑलरेडी फार्मूला हमने दिखा रखा है यहाँ पर। डी कैलकुलेट करने के लिए आप देखिए इस प्रकार से डी को हमें कैलकुलेट करना है। 60 बिफोर डाइट प्रोग्राम वेट है और 56 बाद में है, तो डिफरेंस 4 का है और डी स्क्वायर 16 हो जाएगा। इसी प्रकार से हर इंडिविजुअल को करना है और यहाँ पर हमने जो डिफरेंस है उसे ऐड कर लिया है। अब यहाँ पर हम आगे देखेंगे कि इस प्रकार से स्टैंडर्ड डेविएशन को भी निकाला गया है। डी बार जो आया है यहाँ पर वो 1.71 आया है। जो टोटल समेशन है डिफरेंस का वो 12 है, 12 डिवाइडेड बाई 7, क्योंकि 7 यहाँ पर सैंपल साइज है। तो 1.71 का मीन ऑफ डिफरेंसेस है। और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी फार्मूला दिया गया है। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला गया है वो 5.02 है। और इस फार्मूले पर अब इन सारे वैल्यूज़ को रखने के बाद जो टी वैल्यू आ रहा है वो टी वैल्यू आ रहा है 0.9 के बराबर। तो अब हमें देखना है कि ये जो कंक्लूज़न हम क्या निकालेंगे। तो कंक्लूज़न निकालने के लिए हम सबसे पहले तो कैलकुलेट करेंगे टेबुलेटेड टी वैल्यू। तो टेबुलेटेड टी वैल्यू n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, कहने का मतलब है 7-1 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर जब हम टी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 2.45। और यह जो कैलकुलेटेड टी वैल्यू है वह हमारा आया है 0.9। कहने का मतलब है कि जो कैलकुलेटेड टी वैल्यू है वह छोटा है टेबुलेटेड टी वैल्यू से। तो सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी इज लेस देन टेबुलेटेड वैल्यू, तो यहाँ पर हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने का मतलब है कि जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, यानी जो यह डाइट आप दे रहे हैं यह बहुत ज़्यादा डिफरेंस बॉडी वेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस लेकर नहीं आ रहा है, ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हमने देखा टी टेस्ट के बारे में और उसके 3 एप्लीकेशंस, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस को देखा। और ये जो एप्लीकेशंस है ये काफ़ी ज़्यादा रिसर्च प्रोग्राम में यूज किए जाते हैं। और होप करता हूँ कि यह कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। यदि ना क्लियर हो तो आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।